तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का स्वागत किया है। उन्होंने बुके देकर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान किया और इस बीच उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान यूपी बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के लखनऊ पहुंचने पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि बूथ स्तर से लेकर क्षेत्र स्तर तक संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले भी कई अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आशा है कि वो केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करेंगे, जिससे प्रदेश को और मजबूती भी मिलेगी। सीएम ने आगे कहा कि भूपेंद्र चौधरी ने पहले भी पश्चिमी यूपी में अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत किया है। आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी यूपी में और मजबूत होगी। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये ताकत है और उसी का परिणाम है ये कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इस भूमिका में काम करने का अवसर मिला और मेरे लिए ऐतिहासिक बहुत कारणों से है। आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी ऐसे अध्यक्ष रहे प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष रहे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी ऐसे अध्यक्ष रहे जो जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और मैं भी ऐसा जिलाध्यक्ष रहा कि जिलाध्यक्ष भी रहा और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष बना। ये भाजपा में ही संभव। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है और मेरा कार्यकर्ता, मेरा संगठन एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, कोई बड़ा छोटा नहीं। और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वागत में पहुंचे सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा है कि भूपेंद्र चौधरी बहुत बड़े नेता हैं। उनको काबिलियत के चलते प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ही बड़ी जीत दर्ज करेगा। कुछ देर बाद ही अभी लखनऊ स्टेशन पर आने वाले हमारे साथ विधायक लखनऊ राजेश्वर सिंह जी हैं। राजेश्वर सिंह जी, भूपेंद्र चौधरी को पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आज लखनऊ आ रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, हर व्यक्ति उनके साथ है, पार्टी में बहुत उत्साह है, बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता है और उनके साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा और पार्टी को और मजबूत करेगा। आने वाले सारे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। पश्चिम की राजनीति की बात की जाए तो जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, उनकी क्या काट मानी जाइए? नहीं, ये उनसे बहुत कद्दावर नेता है, 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है। ये जयंत चौधरी से बहुत बड़े नेता है। 2024 का चुनाव भी है, किस तरह की रणनीति रहेगी? और खास बात ये भी है कि एक बार क्या फिर ओबीसी वोटर पे ही नजर है? भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी, जैसा हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी ने कहा है, सारी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो किस तरह का स्वागत की तैयारी की गई है आज फिलहाल? नहीं, भव्य स्वागत होगा, सारे लोगों में बहुत उत्साह है, सारे कार्यकर्ता सब लोग बहुत उत्साहित हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए राजेश्वर सिंह जी हैं,
और ये स्वागत के लिए पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी के लिए। और यहाँ पर करीब 1 बजे वो ट्रेन आने वाली है और उसके बाद ही यहाँ पर तैयारियों की बात की जाए तो लगातार जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, आला अधिकारी भी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। अभी कुछ देर बाद ही भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। मायावती ने फूलों का गुलदस्ता देकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। मायावती ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदया से उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही है। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी यही कामना है कि वो समाज और देश का नाम रोशन करें। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने आगे लिखा कि वैसे तो बीएसपी और अन्य पार्टियों ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें अपना समर्थन दिया और वे भारी मतों से विजयी हुई हैं, लेकिन अगर थोड़ा और सही और सार्थक प्रयास किया होता तो वे सर्वसम्मति से ये चुनाव जीतकर एक नया इतिहास जरूर बनाती। देश को उनसे बहुत सारी आशाएं हैं। और वही मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका मामले में यह फैसला दिया। हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने के लिए कहा है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो, इसकी मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। अब मथुरा की जिला अदालत को यह तय करना है कि वो मनीष यादव को अर्जी पर क्या फैसला लेती है। जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है। दाखिल अर्जी में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे और उसकी निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग रखी गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की है और वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था। और वहीं लालगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नैनी कठारी गांव के पास एक ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के दौरान हादसे में बाइक समेत चालक जो है वो ट्रक में फंसकर करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। यह तस्वीर आपके सामने है, जिस वजह से बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक की आग ने ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इस घटना में ट्रक चालक नागेंद्र पांडे और बाइक सवार दोनों की मौत हो गई है। और मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर प्रशासन लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। सरकार की सख्ती का असर अब जिलों में भी देखने को मिल रहा है। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर इलाके से पुलिस ने 25 किलो गांजे के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए गांजा तस्कर पहले से गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। सदर कोतवाली की पुलिस को मुखबिर के जरिए सटीक सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से गांजे की खेप को कहीं लेकर जाया जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर सदर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर इलाके के अंडरपास के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त गांजे की डिलीवरी देने के लिए कहीं इसको लेकर जा रहे थे और तभी पुलिस ने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त बेरी फरेल ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात के बाद कहा कि उत्तराखंड हिमालय राज्य है और यह जैव विविधता संपन्न प्रदेश भी है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी, फार्मा, ग्रीन एंड इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। सीएम धामी ने मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त से राज्य में कमांड एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग की बात भी की है। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, जिसके तहत ही ये सभी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में यह साफ कर दिया है कि सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो है उससे भी वो जांच करवा सकती है। सरकार को विश्वास हो तो उसके कार्यकाल की नियुक्तियों की वो जांच करवा सकती है। अगर उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित हो जाता है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं।
वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत से लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के कार्यकाल तक ये नियुक्तियां हुई हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के लोगों को भी विधानसभा में नियुक्ति देने की सिफारिश भी गोविंद सिंह कुंजवाल ने इस पर कहा है कि सरकार चाहे तो विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों को लेकर उच्च स्तरीय जांच करा ले, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। हमारी नियुक्तियां कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, सीबीआई से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान की जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट निष्पक्ष जो है एजेंसी, उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। और वहीं राजधानी देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है और अब 7 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बड़े आंदोलन का आगाज करेगी, जिसमें देश भर के लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में बीजेपी के नेताओं को महंगाई बेरोजगारी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों ही मुद्दों से सरकार ने अब अपनी नजरें फेर ली है। कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गीय स्कूटर बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। और विधानसभा में नियुक्तियों के मामले पर एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज शहीद स्मारक पर उपवास कर सरकार से नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में हुए घोटाले के मामले में आज तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है और सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है। अगर सरकार जल्द ही सहकारिता विभाग में जांच नहीं करती है तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल ने स्वयं भी अगर किसी मामले में उन्हें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी जेल जाने के लिए उन्होंने ये बात कही है कि अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा पापी है, मेरा पाप नहीं धुल जाता। अगर पहले गलत हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई हो, लेकिन ये बोलने से इनके पाप नहीं धुल जाते। ये सिर्फ बहाना कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने सहकारिता और उच्च शिक्षा विभाग की बात उठाई तो मंत्री जी ने मंदिर समिति के एक सदस्य को आगे कर दिया कि गणेश गोदियाल ने मंदिर समिति में रहते हुए घोटाला किया। अगर गणेश गोदियाल ने घोटाला किया तो उसकी भी जांच करो, उसको भी अंदर करो, मुझे भी अंदर करो। क्यों नहीं? 2 महीने से मुख्यमंत्री क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? 2 महीने से धन सिंह जी का जो मुख्य सचिव को पत्र गया, कहाँ है वो पत्र? क्या हुआ उसमें? क्यों नहीं मेरी जांच कर रहे हैं? पर सवाल ये था कि इसलिए मेरा नाम उछाला गया ताकि मैं चुप हो जाऊं। और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। भूस्खलन और मकान गिरने की घटनाओं में काफी जानमाल का नुकसान हुआ है और इसी कड़ी में देहरादून के राजपुर के काठ बंगला में मकान गिरने की खबर भी सामने आई। इस हादसे में एक ही 8 दिन के मासूम समेत 3 लोगों की मकान के मलबे में दबने से मौत की खबर है और बताया यह भी जा रहा है कि देर रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से यह मकान गिरा है। सूचना पर पहुंची टीम ने बचाव कार्य के बाद तीनों की बॉडी को रिकवर कर लिया है और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी, डीएम देहरादून सोनिका भी मौजूद रही। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे बच्चे सहित 2 महिलाओं के शव को बरामद कर लिया है और वहीं डीएम सोनिका ने सीएमओ को 3 शवों के पोस्टमार्टम का भी निर्देश दिया है। और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में कल से हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह मलबा सड़कों पर आ गया है। वहीं कई घरों में पानी घुसने से लोगों का कीमती सामान खराब हो गया। बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा गिरने से घंटों मार्ग बाधित रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और काफी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से मलबा साफ किया गया और अभी भी मलबा और पत्थर सड़कों पर लगातार गिर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मौके पर पहुंचे पार्षद सुबेंद्र बोरा ने बताया है कि यहां पर लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है
और उन्होंने यह भी कहा है कि यहां के लोगों को विस्थापित किया जाएगा और उन्हें अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की भी बात सामने आई है, जिसका प्रस्ताव बनाकर नगर निगम और राज्य सरकार को भेजा जाएगा ताकि यहां के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और रानी पोखरी क्षेत्र में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि आरोपी महेश तिवारी कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसके चलते घर में रोजाना विवाद हो रहा था और जिससे उसका जो बड़ा भाई है उमेश तिवारी वही घर के खर्चे को चला रहा था। साथ ही अपने बड़े भाई के घर पर ही अपने पूरे परिवार के साथ आरोपी महेश तिवारी रह रहा था और इस बात को लेकर उसकी पत्नी और उसके बीच रोज अक्सर झगड़ा होता था, जिससे नाराज होकर आरोपी महेश तिवारी ने अपनी तीनों बेटियों, पत्नी और मां को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है। अपने परिजनों की हत्या करने के लिए आरोपी ने घर में रखे चाकू और साथ ही दराती का इस्तेमाल किया है और हत्या की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी सारी कहानी को भी बयां कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बात को लेकर के फिर पूजा को लेकर के और कुछ आपत्ति व्यक्त की और ब्रेकफास्ट बनाने में मदद करने की गुहार उसने लगाया था। उस पर ही इरिटेट होकर के उसने अपने धर्मपत्नी का पहले मर्डर किया, एक जो छोटी बच्ची है अन्नपूर्णा उसका मर्डर किया, फिर 2 बच्चियाँ और थी उनका मर्डर किया, फिर अंततः उसने अपने जो उसकी जो माता जी हैं वो विक्षित महिला हैं, 75 ईयर्स ओल्ड हैं, उसको फिर मर्डर किया। और हरिद्वार के नवोदय नगर में एक निजी स्कूल के पीछे पड़ी सरकारी भूमि पर बनाए जा रहे शनिदेव के मंदिर का स्कूल के मालिक द्वारा न केवल विरोध किया गया है बल्कि उसके लड़के ने कई लोगों पर लाठी डंडों से हमला भी कर दिया है। और इस मामले में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया है। मामले को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। सुबह किसी ने काम कर दिया था 5-6 लोगों ने कि हम यहाँ पे शनि मंदिर बनाते हैं और अरविंद चौहान दिन में आके 11 बजे काम को रुका दिया। मैं अपनी साइड से 6 बजे वापस अपने ऑफिस के लिए आ रहा था। अचानक वहाँ पे पार्षद जी खड़े थे, अन्य लोग खड़े थे और हमने कहा भाई क्या हो रहा। तब तक अरविंद चौहान का जो लड़का है शिवांग चौहान अपने साथियों के साथ 8-10 लोगों के साथ लाठी और रॉड लेके आ गया और एकदम हम पे हमला शुरू कर दिया। आईआईटी रुड़की के हॉस्टल में नॉनवेज परोसे जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईआईटी गेट पर संस्थान की डीन का पुतला दहन किया है और जोरदार नारेबाजी भी की है। संस्थान प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संस्थान प्रबंधन पर हिंदू छात्रों का उत्पीड़न करने के आरोप लगाते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और छात्रों की बात नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के आजाद हॉस्टल की मेस में सप्ताह के 2 दिन नॉनवेज भोजन वहां पर शुरू किया गया, जिसके विरोध में छात्र खाली थाली के साथ ही भूखे रहकर मेस के बाहर धरने पर बैठे हैं और इन्हीं छात्रों के सपोर्ट में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आ गए हैं। आईआईटी गेट पर वो पहुंचे हैं और संस्थान के इस फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जिलों के लिए कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने पहले राज्य के अधिकांश जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन इस येलो अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मानसून की सक्रियता पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हालांकि कहीं कहीं बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। 29 जो अगर 3 दिन बात करें तो इसमें जहां जो है 28 और 29 को खासकर देखें तो जो रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में देखने को, हल्की से मध्यम, और उसके साथ ही जो भारी या बहुत भारी वर्षा है उसकी 28 को ज़्यादा संभावना है। और 27 और 29 को भी देखेंगे तो उसमें भी जो हैवी रेन्स है वो मिलेंगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें यही कहूँगा कि जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, और उधर बात करें जिसमें कि जो है नैनीताल और चंपावत है, तो इनमें विशेषकर मैं कहूँ कि जो ये 3 से 4 दिन 27, 28, 29 या 30 तक भी देखेंगे तो इनमें विशेषकर एक्टिविटी है ही है।
और रामनगर तराई पश्चिमी ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। तराई पश्चिमी के डीएफओ कुंदन कुमार के नेतृत्व में तराई पश्चिमी ने देर रात अवैध उपखनिज अभिवहन करते हुए 14 डंपर सीज कर दिए हैं। आपको बता दें कि वन विभाग की कार्रवाई से चोरी अभिवहन कर रहे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 4 रेंज अधिकारियों के साथ 40 वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है, जिसमें देर रात काशीपुर रेंज के कई मोटर मार्गों में संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 14 वाहन अवैध उपखनिज अभिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। हमारी आम पोखरा रेंज है और रामनगर रेंज, बन्नाखेड़ा रेंज और दक्षिणी जसपुर रेंज, और जो हमारी वन सुरक्षा दल है, इनकी एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। और कल रात को काशीपुर रेंज के कई मोटर मार्गों में संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिसमें कुल 14 वाहन जो है अवैध अभिवहन करते हुए पकड़े गए हैं और सभी वाहन को सीज किया गया है और जो है नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रुड़की में इस बार गणेश महोत्सव की बड़ी धूम रहने वाली है। हर हर महादेव सेवा मंडल की ओर से इस बार गणेश महोत्सव का शुभारंभ 31 अगस्त से नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। गणेश महोत्सव में इस बार डांस कंपटीशन के साथ साथ कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मंडल के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को शील्ड देकर सम्मानित भी किया जाएगा और गणेश जी की पूजा के आयोजन की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। इस तारीख को हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। जो ये कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम जो हम करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश को लेके, ये नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा और उसमें जो है सुबह को पूजा अर्चना होगी, उन्हें स्थापित किया जाएगा। उसके बाद शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम है, जिसके बारे में आपको कमल चावला जी जो हैं बता देंगे विस्तार पूर्वक। मैं पिछले कोई 5-6 साल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। 2 साल से कोरोना काल होने की वजह से मैं अपनी दुकान पे ये गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम करते थे, जिसमें हम गणेश जी को विराजमान करते हैं 2 दिन के लिए, जिसके अंदर सुबह स्थापित होते हैं 8 से 9 बजे का टाइम है। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक गणेश जी की आराधना होगी। उसके बाद एक कंपटीशन रखा है हमने, न्यू कंपटीशन रखा है रुड़की शहर के अंदर, जिसके अंदर एक कैश प्राइज अमाउंट भी रखा गया है। छोटे बच्चे 15 साल से जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो उसके अंदर अच्छा भव्य प्रोग्राम करेंगे, उनको हम 11,000 और 5100 रुपये का कैश प्राइज और बाकी अदर को भी छोटे छोटे प्राइज दिए जाएंगे।